और फिर से हम मौलिक अधिकार के वही आगे वीडियो को हम बताते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी अभी पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसके पहले धर्म वाला पढ़ चुके हैं। धर्म जो है धार्मिक स्वतंत्रता वो 25 से 28 था, है ना, वो पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार का जितना था वो पढ़ चुका है। अब बचा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 6 गो मौलिक अधिकार है, 7 गो था, एक तो हटा दिया। तो अभी जो 6 गो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मौलिक अधिकार जो है लास्ट का है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इस अनुच्छेद में किस किस को है। पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद एक बार में याद हो जाएगा देखने से, कहानी के जैसे बताया है। अब यह है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे कि प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार शिक्षा मिलेगा। अच्छा, प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार मिलेगा, मतलब समझ में आ रहा है कि शिक्षा मिलेगा लेकिन प्रत्येक नागरिक को योग्यता वो होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हमको, और अगर वो अपना जारी किया है कि जो 70% से ऊपर लाया है उसी का एडमिशन लेंगे, तो वो योग्यता होना चाहिए आपने, तब जाकर के एडमिशन। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा सरकार कहले अनुच्छेद 29 में कि तुम शिक्षा कहीं भी ले सकते, अरे लेना है शिक्षा, लेकिन यहाँ भी लिखा है योग्यता के अनुसार। ऐसा ना कि अनुच्छेद 29 में लिखा है कोई भी शिक्षा ले सकता है। ठीक है, ले सकता है, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को योग्यता के अनुसार अपना शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कहीं भी कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बस उस योग्य तुम होना चाहिए, उस कॉलेज का योग्य। और अपना सांस्कृतिक कभी प्रचार प्रसार कर सकता है। तुम्हारा जो भी सांस्कृतिक है, जो भी परंपरा है, वो चीज का तुम प्रचार प्रसार करता है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक, ये था 29। अभी तक पूरा मौलिक अधिकार में 12 से लेकर के अभी तक यहाँ चले, पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। अनुच्छेद याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा 12 से 35 तक, है ना। तो 29 तो हो गया कि प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, तो योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक तो समझ में आ रहा होगा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपने शिक्षण संस्थान बना, तो स्कूल खोल दे, नाम रख दे फलना स्कूल, सब बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, वो कर सकता है। और ऐसा करने में सरकार भी उसका मदद करेगा अगर कोई अच्छा काम कर। अगर अल्पसंख्यक लोग स्कूल खोल रहे हैं, कोई शिक्षण संस्थान बना रहे, कोई भी चीज बना रहे, तो उसमें सरकार भी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, टैक्स में छूट दे देगा। और क्या करेगा, टैक्स में छूट देगा। हो सके लोन कम में मिल जाए, शिक्षा के लिए अगर कोई चालू कर रहा है, स्कूल स्कूल बनाना है, तो लोन में कम मिलेगा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसा है अल्पसंख्यक में आते हैं हम, तो ऐसा मिल जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 30 कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना सरकार मदद करेगी अगर स्थापना कर रहे हैं। 29 में क्या था कि योग्यता अनुसार शिक्षा पाले भैया और अपन संस्कृति के प्रचार कर ले। 30 में क्या था कि अल्पसंख्यक है तो तू स्कूल कॉलेज खोल, सरकार मदद करेगा तुमको। ठीक, ये था 29 और 30, बाकी 25 से 28 हो गया। फिर उधर जितना 12 से लेकर के अभी तक हम 30 तक पूरा बता चुके हैं। एक बार में याद होगा, ये 29 30 खाली याद कीजिएगा, बाकी एक बार में याद होगा अगर वीडियो देखिएगा तो। अब 31 आपका भी कि साल 30 और 32 न था, तो हम ये भी बताए थे फर्स्ट में कि जो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसको बना दिया कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया उसको, संपत्ति के अधिकार को, है ना। जो 31 के काम में था उसको हटा दिया, है ना, 300 के काम में का रखा, तो उसको हटा करके भेज दिया। तो ये था 29 और 30। अब 31 तो बोल दिया कि 31 में संपत्ति का अधिकार हल हो, ओकरा भुला दिल, हटा दिए उसको, तो 31 खत्म। जब हटा दिए तो की पढ़े आगे 32। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 में है कि अगर अभी 6 गो मौलिक अधिकार मिल लो, तो 6 गो मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सब मौलिक अधिकार है। अगर अगर ये सब का तुम्हारा हनन हो रहा है, अगर हनन हो रहा है मतलब उसके खिलाफ अगर तुमको कुछ विरोध कर रहा है, मान लेते हैं कि अभी क्या बोल देगा, अनुच्छेद 22 में बोल दिया कि किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया ना भाई। और बोल दिया अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ भी 15 में लिखा हुआ है कि धर्म भाषा जाति लिंग पर भेदभाव होगा, भेदभाव नहीं होगा, सॉरी, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ। और बोल दिया कि 19 में है अभिव्यक्ति की आजादी, और अगर आजादी नहीं मिल रहा है तो हनन हुआ कि नहीं हुआ। और बोल दिया 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना फ्री, तो ये हनन हुआ कि नहीं हुआ, मौलिक अधिकार हो गया। तो इसी तरह से और हानिकारक कारखाने में काम भी नहीं करवाना है, ये भी लिखा गया है।
तो ये सब मौलिक अधिकार का हनन है अगर ऐसा उल्टा होता है। जितना भी 12 से 35 तक पढ़े, वो सभी में अगर बोल रहा है जितना भी हम मौलिक अधिकार बोलेगी ऐसा होना चाहिए, अस्पृश्यता होना चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है कि अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधि को खत्म करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और अगर ये सभी का अगर हनन हुआ तो हम कहाँ पहुंच बहु अनुच्छेद 32 के तहत निकाल वो पनो फटक से 32 अनुच्छेद और सीधा का वो मौलिक अधिकार का हनन कर रुक बेटेन तो इनको बताओ यो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएंगे सीधा। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 निकाल भी लिखा तो सर्वोच्च न्यायालय में कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी मौलिक अधिकार का किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है अनुच्छेद 32 के तहत सीधा भागेगा सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत जाएगा उच्च न्यायालय। वहां ये रीट जारी करता है, 5 प्रकार का रीट जारी करेगा कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, आखिर अपने दायरे में क्षेत्र जाकर अपने दायरे से हट करके पुलिस वाला काम क्यों किया, ऐसा उसको एक अपराधी को 2 बार सजा क्यों दिया, ऐसा उसका काम नहीं था। क्या अधिकार है उसको पूछो पहले, क्या अधिकार है उसका ऐसा करने का, नहीं है तो उसको सजा दो। तो यह है अनुच्छेद 32। तो सवाल पूछेगा कि रिट जो जारी किया गया है वो अनुच्छेद कितने के तहत जारी किया गया, अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत जारी करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में होता है। और ये जो रिट है ना तो निम्न न्यायालय में दाखिल हो सकता है और ना ही इसको कोई बना सकता है। निम्न न्यायालय में ना ये रिट बनेगा और ना ही इसको दाखिल कर सकते हैं और ना ही खारिज कर सकते हैं। बस ये जो है सॉरी, ये सर्वोच्च उच्च न्यायालय कितना, तो पूछेगा कि रिट सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिट कितना अनुच्छेद के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, 226 के तहत। अब बोला कि ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो लास्ट का ये संवैधानिक है, ये 5वां है, ये 6ठा है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार 32 से 35 में है, ये संवैधानिक अधिकारों का जो अधिकार है वो सब क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर बड़ा मस्त कथन बोले क्या कि हम लिखे मौलिक अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होगा। ये क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर, बोलते हैं कि अगर मुझे सभी अधिकारों में से हटाने को कहा जाए और एक को अगर रखने को खाली कहा जाए तो हम इसी को रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबका उपचार करेगा, पूरा संविधान का उपचार करके रख देगा, इलाज करके रख देगा, खाली हम इसी को रखेंगे अगर सब हटाने को कहा जाए और एक को रखने के लिए कहा जाए। भीमराव अंबेडकर का कथन है कि अगर मुझे सभी अधिकारों को हटाने के लिए कहा जाए, एक अधिकार रखने के लिए कहा जाए, मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखूंगा। यह है 32 से 35 में। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होगा, किसी व्यक्ति पर अगर प्रताड़ना होगा, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कुछ कर दे तब तो कुछ चाहिए ना इलाज के लिए। भाग अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय। निम्न न्यायालय तो जाना न खाओ, सब रिट तो जारी भी ना कर सको तो ना ही बना सको तो ना ही कुछ कर सको। अब वो 5 प्रकार सबसे भीमराव अंबेडकर को संविधान का आत्मा कहा था इसको, संविधान का आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर इसको। और वही है, अब पिता तो उसी को कहते हैं ना, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता। तो संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आत्मा को कहे ले। भीमराव अम्बेडकर तो पूरा पूरा साफ कर दिया कि हमको सब हटाने के लिए कहा जाए, एक अगर रखने के लिए कहा जाए ना, महिला रख वो हो गया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय कितने के तहत रिट जारी करता है, 32, उच्च न्यायालय 226। 5 प्रकार के रिट है, भीमराव अम्बेडकर का कथन तो बताए। अब 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा है, तो 5 प्रकार का रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है, अच्छा परीक्षा लिखा है अगर पूरा वो अधिकार परीक्षा पूछना होता है परीक्षा में, उसके बाद है 5वां उत्प्रेषण। अब हम बताओ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसके बारे में बताते हैं। 5 को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब क्या है, बंदी मतलब क्या, जो पुलिस पकड़ के रख ले, बंद करके रख ले, है ना। बंदी से कुछ अलग, बांदीपुर, हाँ कर्नाटक, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें क्या है कि अगर हम किसी को गिरफ्तार किए और 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस मजिस्ट्रेट पास नहीं लेके गया तो फिर इसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण से उसका क्या होगा, कार्रवाई कि आखिर तुम क्यों नहीं लाया। अनुच्छेद 22 में लिखा है ना कि 24 घंटे के अंदर पुलिस पर समक्ष में प्रवेश करना, और अगर नहीं हुआ तो पहला हम मेरा रीट यही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
कि आखिर तुम बंदी को बनाया तो सही, लेकिन तुम 24 घंटे के अंदर लेके क्यों नहीं आए? अगर नहीं ऐसा ले आया तो फिर उसके खिलाफ होगा कार्यवाही। आखिर क्यों नहीं लेकर आया? ये था बंदी प्रत्यक्ष। वो सवाल पूछा जाएगा, है ना? क्या पूछा जाएगा कि बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में अगर विफल होता है तो कौन सा रेट जारी होता है? बंदी प्रत्यक्ष। आगे है परमादेश। चलो, अब परमादेश क्या है? कहीं ये लिखा लो परम आदेश। क्या लिखा है? परम आदेश, मतलब प्रमुख आदेश ही है कि अगर कोई अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, कोई भी सरकारी आदमी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और अगर उससे बाहर जाकर के काम कर रहा है तो उसे परम आदेश देगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। नोटिस जारी करेगा उस पर कि क्यों क्यों ऐसा कर रहा है तुम, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। यह आदेश दे रहा है कि तुम अपना कर्तव्य से हट रहा हो। परमादेश, परम आदेश क्या है? कि अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य से हट करके कोई काम कर रहा है तो उसको सीधा सीधी क्या करता है? यह आदेश दे देता है कि कठोर कार्रवाई करो कि अपने कर्तव्य से हट करके वो काम क्यों कर रहा है। मान लिया कि लिखे कि 24 घंटा के अंदर बंदी को जेल ले जाना और वो नहीं लेके गया, अपना मनमाना कर दिल को 40 घंटा 45 घंटा, तो फिर आदेश देगा कि ऐसा किया क्या, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। बंदे प्रत्यक्ष करो तो बोल दी 24 घंटा के अंदर ले जाना, कार्रवाई होगा उस पर। लेकिन ये दूसरा है जैसे परमादेश, अगर कोई कर्तव्य, जैसे मान लेते हैं कि हम अपराधी हैं, ठीक, और हम अपराधी हैं तो हमको सजा नहीं मिल सकता। अगर पकड़ लिया तो एक अपराध किए हैं तो दोबारा सजा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जबरदस्ती अगर थाना में दे दलथुन पकड़ के एकदम खोज के मार दलथुन, मारने का तो अधिकार नहीं है जब तक कुछ को होगा नहीं, वारंट नहीं है तब तक। अगर मार दलथुन कुछ के ऐसे ही शक के आधार पर, तो आदेश दे देगा उसको। क्या आदेश देगा? कि तुम अपना कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, ये तुम अपना दायरा से हट के काम किया है, कठोर कार्यवाही होगा तुम पर। ये परमादेश कहता है। अब परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या कहता है? सबका मतलब इसी में छिपा हुआ मीनिंग है, पूछना, यानी कि परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम इन सब स्टूडेंट सब, अगर कोई गलत जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी ले लिया, अगर कोई आय प्रमाण पत्र बना के कुछ स्कॉलरशिप हासिल कर लिया, अगर कोई उम्र प्रमाण पत्र कम कर दिया कि हमारा और लो 35 साल, तो हमारा ना हमारा 28 साल हो लो, ऐसा अगर कोई कर दिया, तब उसके खिलाफ होगा अधिकार परीक्षा की। पूछो उसको क्या उसका यह अधिकार था कि हको 35 के और कहो कि हम जवान हैं 28 के हैं। तो वही न्यायालय के समझ जाएगा, या तो उच्च न्यायालय जाएगा या तो सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में से शब्द दंड। अगर ऐसा किया है तो अगर सरकारी फॉर्म भर ले हो राज्य के तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय देता, और सेंट्रल लेवल के है तो फिर जाता है सर्वोच्च न्यायालय देते तुमते जेल। तो पूछता है कि क्या अधिकार था तुम्हारा, तुम गलत आय प्रमाण पत्र बनाया, गलत जाति प्रमाण पत्र बनाया, गलत उम्र प्रमाण पत्र बनाया, क्या तुम्हारा ये अधिकार है? अभी तक क्या बना? बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस ना लेकर, तो बंदी के प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ हो जाएगा केस। परमादेश क्या है? कि अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य से बाहर हटके क्या करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अधिकार पूछना क्या है? अधिकार परीक्षा है पूरा। अधिकार पूछना क्या है? कि अगर तुम जाति प्रमाण पत्र गलत बनाया, आय प्रमाण पत्र गलत बनाया, उम्र प्रमाण पत्र, है ना, कम कर दिया, तो फिर पूछेगा कि क्या तुम्हारा अधिकार था? तो सर वो कर दे 32 से ये सीधे 25, ऐसे कैसे हो गया? नहीं, तो अधिकार पूछेगा तो अधिकार परीक्षा में आता है। उसके बाद है उत्प्रेषण, सॉरी प्रतिषेध। अच्छा, प्रतिषेध मतलब क्या? रोकना, प्रोहिबिट करना। अब क्या, अगर निम्न न्यायालय, जैसे मान लेते हैं जिला में कोई न्यायालय है या फिर कोई भी न्यायालय, निम्न न्यायालय, ना ही उच्च न्यायालय और ना ही सर्वोच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय। अगर निम्न न्यायालय मान ले ककरो दे दिल फांसी की सजा, चुपे चुपे दे दिल, तो निम्न न्यायालय है ऐसा अधिकार? होगा भी तो अगर देखेगा अपना अधिकार में रह के काम किया है कि नहीं, तब क्या करेगा कि अगर निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर के काम किया, तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध लगाएगा, तुरंत प्रोहिबिट कर रोकेगा, अरे रुक। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों रोकते, मारबो ने चमड़िया उधड़ दबो पकड़, प्रतिषेध, रुक, मेरे तुमको अधिकार कौन दिया उसको फांसी की सजा देना। मतलब अगर निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रोकेगा उसको कि तुम ऐसा किया कहे, तुम्हारा नहीं है, तुम अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, फांसी की सजा तू तभी हम कहीं बैठे झुंझुना बजवे का तेल। ये था प्रतिषेध।
क्या प्रतिषेध था कि अगर निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है तब उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, उसको अपने पास ले लेगा, मंगा लेगा कार्रवाई। कौन? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। रोक देगा इसको, मंगाएगा नहीं, रोक लेगा, बोलेगा एकदम रुक, कोई काम न खो करना, तो साला फांसी की सजा तू ही बड़ा, तोरे पापा जन्मेल को खाली हीरो। आगे अब है उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या है कि निम्न न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, जैसे कोई मामला बड़े दिन से रुक गया, मान ले जिला के विधायक हो, अपना कोई कुछ हुआ है लेकिन वो काम रुक गया है बहुत साल तक, या फिर उच्च न्यायालय में कुछ रुक गया है, तब फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसको अपने पास मंगाएगा कि तो इतने लेट काहे कर लिया हो, सजा दी, चला मर्सिन भेज। तब निम्न न्यायालय भेजेगा उच्च न्यायालय पास, या फिर उच्च न्यायालय भेज देगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। मतलब सर्वोच्च न्यायालय मंगा लेगा, या तो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से मंगा लेगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगा लेगा। ये चालान रोके गए। एकर में क्या है उत्प्रेषण में कि जितना भी विवादित मामला निम्न न्यायालय रोक के रखा है उसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने पास उसको मंगा लेता है कि चल दे तो देखा, अब हम समारे तो इनसे ना हो रहा है ना, तो इनके लुगे फटे हो रहा, चल हमारे दे, हम समारे। तो ये था पांचों सवाल पूछता है कि अगर कोई भी अपराधी को 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यक्ष नहीं, अगर उसको हम उपस्थित कर रहे तो कौन से रीट का हम विरोध मतलब उल्लंघन कर रहे, बंदी प्रत्यक्ष। ओकर बाद परम आदेश। अगर कोई पदाधिकारी या अधिकारी अपना अधिकार से हट करके अगर कोई कार्य करता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अगर कोई अधिकारी या सरकारी अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तब फिर उसको क्या करेगा, यह आदेश देगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। यह है परमादेश। अब अधिकार परीक्षा। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बना को गलत से, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र कम करा को, तो फिर उसको अधिकार पूछे, क्या तुम्हारा अधिकार था, तू कर ली चीजों तो अधिकार हलो ही सब, नहीं अधिकार परीक्षा का उल्लंघन कर रहा। प्रतिषेध मतलब रोकना। अगर निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से अलग होकर के अगर काम कर दिया, तब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकेगा कि ठहर। प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रोहिबिट करना, ठहर तो तू ज्यादा हीरो मत बन, है ना, तो बाप बैठल तो नहीं है, ठीक है, ये सब काम मेरा है, वो रोक देगा उसको। उत्प्रेषण क्या है, तो अगर निम्न न्यायालय बहुत सारा विवादित मामला अगर रोक के रखा है या फिर उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय इससे क्या करेगा, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से मंगा लेगा अपने पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगा लेगा अपने पास। तो रोके गए विवादित मामले को अपने पास सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मंगा लेता है। ये किस रीट में है, उत्प्रेषण का है। और कोई भी प्रतिषेध का मतलब रोकना। अगर कोई निम्न न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया तो प्रतिषेध हो जाएगा। परमादेश का मतलब है अगर कोई अधिकारी हो जो अपना कर्तव्य से का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। उसको परम आदेश है कि कठोर कार्रवाई करो, उसमें आदेश दे रहे हैं हम, ये परमादेश है। अधिकार परीक्षा आय प्रमाण पत्र अगर गलत बना दिया, अब कुछ अधिकार है उसका, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पुलिस के सामने 24 घंटा के अंदर पेश करेगा, नहीं तो फिर इसके खिलाफ ये रेट का उल्लंघन है फिर। ठीक है, तो ये था 5 प्रकार का रेट मौलिक अधिकार। अब बचा है 33, 34, 35। ये एक अलग क्लास में चलेगा, ये अलग है। ठीक है, तो हम 12 से 35 32 तक अभी पढ़ चुके हैं, 33, 34, 35 देखेंगे कभी। तो ये था मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी बोल देता है, कहानी लिख देता है और बोलता है ये किस रीट का उल्लंघन है, तो फिर बताना पड़ेगा। हम इसीलिए बता दिए पूरा डिटेल से कि जितना हिंदी बोले सब एक छुपल हो, बंदी पते बंदी वाला आदमी को परमादेश, अच्छा परमादेश का दल को है तो अच्छा वो कर्तव्य वाला है ना, कर्तव्य से हटकर काम के कठोर कार्रवाई होगा। अधिकार कुछ पूछला, अधिकार पूछना मतलब आय प्रमाण पत्र है अधिकार, जाति प्रमाण पत्र अधिकार था जो गलत किया, अच्छा ये बोला। प्रतिषेध प्रोहिबिट रोकना ने, अच्छा निम्न न्यायालय जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जा काम करता है उसको रोक देता है सर्वोच्च न्यायालय, ठहर जो ऐसा काम नहीं करना है। उत्प्रेषण मतलब जो उत्प्रेषण मतलब मंगा लेगा अपने पास, तो जितना भी निम्न न्यायालय अपना विवादित मामला उच्च न्यायालय रखा है सर्वोच्च न्यायालय अपने पास ले लेगा। ये लोग पूरा बंदी पर 5 प्रकार के, और सर्वोच्च न्यायालय 32, उच्च न्यायालय 226। तो ये था शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक कह देखो आत्मा, इसी को कहते हैं आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर बोला था। तो ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार होता है। आप शुरू से मौलिक अधिकार 1 12 से लेकर के देखिएगा अभी तक 32 तक पूरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, और एक बार देखिएगा वीडियो, गारंटी देते हैं अच्छा से याद हो जाएगा, अच्छा से लगेगा पढ़ने में। उम्मीद करते हैं मौलिक अधिकार अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।